वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो लास्ट दो लेक्चर्स में हमने देखा था, एक तो डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था और एक उसके बाद में हमने देखा था कि परसेंट आयनिक करैक्टर कितने होंगे किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, अगर इनकी हाइलाइट्स अगर हम देखना चाहें तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हो गया, और चार्ज सेपरेशन के बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं हम, डी बोलते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। जो चार्ज सेपरेशन और जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है उसका जो मल्टीपल है या उसका जो प्रोडक्ट है एक तरीके से गुणा, वो क्या होता है, वो डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, अगर परसेंटेज है ना आयनिक करैक्टर अगर हमने निकाले थे कोवलेंट बॉन्ड में, परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज आयनिक करैक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मूला था। इसके अलावा एक हेने स्मिथ फॉर्मूला था, उससे भी हम निकाल सकते थे। हेने स्मिथ फॉर्मूला क्या था, 16 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेल्टा ई एन प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस का स्क्वायर। ये था हेने स्मिथ फॉर्मूला। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, परसेंट आयनिक करैक्टर निकाल सकते थे कोवलेंट बॉन्ड में। अब हम जो देखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट था, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर ईएसयू में चार्ज देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे ईएसयू में हम चार्ज देखते हैं तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू होता है। और अगर कुलाम में देखते हैं तो 1 पॉइंट माइनस में रहेगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम क्या रहेगा, ये चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन पे कुलाम यूनिट में, और ईएसयू यूनिट में 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू। इसके अलावा अगर बात करें, एक डिबाई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इंटू 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर, ये होता है डिबाई, एक डिबाई इज इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट अगर देखा जाए तो म्यू क्या होता है, म्यू की यूनिट क्या होती है, डिबाई होती है। और ये क्यू इंटू डी, क्यू को हम किस में ले रहे हैं, ईएसयू में ले रहे हैं चार्ज को, और डिस्टेंस को किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ईएसयू सेंटीमीटर, मतलब एक डिबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। यहाँ तक हमने चीजें देख ली थी, ये थे जो कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर। अब दूसरा जो नियम होता है वो बात करता है आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर की। किसकी बात करता है, आयनिक बॉन्ड में भाई 100%, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होता है। तो इसके डिस्कशन के लिए हम पढ़ते हैं, एक जो फाजांस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पर रिसर्च करी थी, और इन्होंने फिर ये फाइंड आउट किया था कि कोई भी है ना आयनिक बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होते हैं। इसी कारण ये क्या कहलाया, फाजांस रूल कहलाया। किसके साथ डील करता है फाजांस रूल, इट डील्स विद द कोवलेंट करैक्टर इन ए आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर के बारे में बताता है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये एक ए है और ये एक बी है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, और ये बी है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, उनके बीच में जो फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो होएगा। ठीक है, अब ये एक दूसरे के क्या होंगे, नजदीक आएंगे ना, पास आएंगे, अट्रैक्शन के कारण इनके बीच में कोलिजन होएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जितना ज्यादा ये होगा ना, जो पॉजिटिव आयन होगा वो क्या करेगा, इस जो नेगेटिव चार्ज है ना इसको क्या कर लेगा, पोलराइज कर लेगा। मतलब जैसे ये कंप्लीट स्फेरिकल ना रह के, यहाँ पे तो देखो ये स्फेरिकल था, अब ये क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, पोलराइज करेगा, जिससे क्या होएगा,
इनके बीच में क्या होएगा, जितना ज़्यादा ये पोलराइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज होएगा, ठीक है, मतलब डिस्टोर्शन ऑफ ए नेगेटिव चार्ज, है ना, ठीक है, ये हो रहा है। जैसे पहले स्फेरिकल था, अब यहाँ पे देखो ये स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, जिससे क्या होगा कि मतलब इसके डिस्टोर्टेड हो गया ये, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होएगा उतना ही क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर है ना आयनिक बॉन्ड में बढ़ता जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो है ना पोलराइजेशन का ये जो प्रोसेस है, पोलराइजेशन ये किस पे डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज होएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होएगा, और है ना, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होएगा, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा क्या होएगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कब इंक्रीज होएगा, जब जो एटम है उसका साइज क्या होगा, एटम का साइज है या जो आयन बोलेंगे यहाँ पे आयन का जो साइज है, कैटायन है, उसका साइज जितना ज़्यादा डिक्रीज होएगा उतना ही ज़्यादा क्या होएगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होएगी। कैटायन का साइज है ना डिक्रीज होता जाएगा, तब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होएगा। और नेगेटिव चार्ज कब इंक्रीज होएगा, जब जो एनायन है, एनायन की साइज क्या होगी, इंक्रीज होएगी, तब क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होएगा। तो जितना ज़्यादा है ना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ये पोलराइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज होएगा, और जो आयनिक बॉन्ड होगा उसमें उतने ही ज़्यादा क्या आएंगे, कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे। तो अगर है ना फाजान्स रूल को अगर आप इस तरीके से देखोगे ना कि आप है ना कैटायन की साइज कम हो रही है, एनायन की साइज बढ़ेगी, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अगर इसको साइज से ना कोरिलेट करके अगर हम चार्ज डेंसिटी से को अगर माइंड में रखेंगे ना, तो चार्ज डेंसिटी, अब कैटायन की चार्ज डेंसिटी कब इंक्रीज होती है, जब कैटायन का साइज डिक्रीज होता है। और एनायन की जो एनायन पे जो चार्ज कब इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज कब इंक्रीज होएगा, जब जितना उसका साइज ज़्यादा होएगा उतना ही ज़्यादा क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होएगा। तो अगर चार्ज वाले फैक्टर से अगर आप ध्यान रखने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन, और ये कैटायन की पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है, उसकी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब उस पर जो जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा ना, चार्ज का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कैटायन, तो कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड पे है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटायन के ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जो न्यूक्लियस पे के जो प्रोटॉन है उनके द्वारा लगने वाला फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के प्रति या नेगेटिव चार्ज के प्रति, वो होता है जेड इफेक्टिव। और रेडियई ऑफ ए कैटायन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा, क्योंकि कैटायन की रेडियई इंक्रीज होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का डिक्रीज होना, ठीक है। तो रेडियई की कैटायन की रेडियई की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। जो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना, जैसे कि है ना जिसे ना सूडो नोबल या सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जैसे कि कॉपर +2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d10 है ना, डी में डी ऑर्बिटल में कितने 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, NH2 NP6 है ना, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस में, कॉपर में हो गया, कॉपर में क्या हो जाएगा, n-1 कितना हो जाएगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d कॉपर +1 का, नॉट कॉपर का, कॉपर +1 का क्या हो जाएगा, 3d10 4s2 4p6 हो जाएगा। इसी तरह Ag का क्या हो जाएगा, कॉपर Ag का हो जाएगा 4d10 5s2 5p6 हो जाएगा। तो ये हो गया जनरल, हो गया इसका n-1 d10 NH2 NP6। अगर किसी भी अगर है ना आयन है, कैटायन है, उसका अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका जो है ना पोलराइजिंग पावर है ना ज़्यादा होएगा, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर ये ऑर्बिटल है, ठीक है। और डी ऑर्बिटल का पता है कि वो कैसे रहते हैं, इनका जो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है डी ऑर्बिटल्स का, कम होता है, क्योंकि ये थोड़े से ना मतलब डी ऑर्बिटल्स का क्या होता है कि डिफ्यूज्ड जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसके कारण इनका शील्डिंग इफेक्ट कम रहता है। तो जो क्या होगा कि जो सूडो इनर्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाली जो कैटायंस रहेंगे, कॉपर प्लस, Ag+, Au+, जिंक+2, इनका जो पोलराइजिंग पावर होगी, या फिर जो कह सकते हैं इनका जो जेड इफेक्टिव होगा, क्या होगा, जो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाली, जैसे कि NH2 NP6 रखने वाली जो कैटायंस रहेंगे उनसे ज़्यादा होएगा। मतलब ये क्या करेंगे, ये वाले जो कैटायंस होंगे ना, ये ज़्यादा पोलराइज करेंगे,
देन द अगर एक मान लो कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कंपैरिजन करें जिंक +2 में और कैल्शियम +2 में अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो ज़्यादा पोलराइज कौन करेगा? जिंक +2 पोलराइज करेगा, क्योंकि ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है? सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। और इसका क्या है कि जो डी ऑर्बिटल है इसमें, ये जो डी ऑर्बिटल है इसका क्या है कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ना वो कम है, मतलब इसके द्वारा जो लगने वाला जो इनमें है ना जेड इफेक्टिव होगा ना, इसमें क्या होगा? ज़्यादा होएगा। अगर जेड इफेक्टिव का इन दोनों में ऑर्डर देखें तो जिंक +2 में जेड इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा देन द कैल्शियम +2। तो हमेशा क्या होता है कि जो सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली जो जो भी मेटल्स रहेगी ना, इनका क्या होगा कि ठीक है, तो अगर अगर नोबल गैसेस वाला जैसे कि किसी का है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 वाली अगर कोई कैटायन रहे और एक है ना N-1 D10 NH2 NP6 वाला अगर कोई कैटायन रहे, तो जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा और इसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी इस कैटायन की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अगर एनाइन के रेफरेंस में देखा जाए तो पोलराइजेबिलिटी है ना एनाइन की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। एनाइन की पोलराइजेबिलिटी कब इंक्रीज होएगी? जब एनाइन पे चार्ज इंक्रीज होएगा, तो डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ एनाइन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज साइज ऑफ ए एनाइन, ठीक है। तो कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड पे किस किस पे डिपेंड कर रहा है? पोलराइजेबिलिटी के, है ना, एनाइन की पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके चार्ज के एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एनाइन की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर अफेक्ट होता है या वेरी करता है। अब नेक्स्ट है, अगर है ना आयनिक आपको एक चीज़ पता होगी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड होते हैं। जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसका क्या होगा कि वो जो आयंस होंगे आपस में जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। तो उसका अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अगर हमें टेम्परेचर देंगे, ठीक है, मतलब है ना सॉलिड स्टेट से अगर है ना हम किसी कंपाउंड को लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट से अगर लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे तो इसके लिए जो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे ये आएगा वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब इस सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेंगे तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर टूटेंगे तभी तो जो फेज सॉलिड से फेज लिक्विड में चेंज होएगा। प्रेशर तो हमारा क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बोलते किसे है कि 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, उस पे क्या होता है कि सॉलिड स्टेट को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए जो जिस टेम्परेचर पे मतलब है ना सॉलिड फेज लिक्विड फेज में कन्वर्ट होती है इस एक एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे, वही क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही क्या क्या होगा? हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब है ना जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर इसी आयनिक बॉन्ड में अगर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाए, है ना, कोवलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो जाते हैं ना, परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि इसमें आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका डिक्रीज होएगा। मतलब कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड में इंक्रीज होने से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी, अब है ना आयनिक बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? पोलर होता है। अब कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब है सॉल्युबिलिटी इन ए पोलर सॉल्वेंट दैट इज इन ए वाटर डिक्रीजेस। ठीक है, तो अगर है ना मतलब आयनिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज होंगे तो जो सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होगी? वो डिक्रीज होएगी। दैट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होएगी? वाटर कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब है ना इसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होएगी। अब जैसे है ना कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होएंगे ना तो कैसे नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स रहेंगे ना उनमें सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी? इंक्रीज होएगी, ठीक है।
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर एसिडिक नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट की बात करें है ना, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने पे जो सॉल्वेंट होगा उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होएगा, ठीक है। और है ना इंटेंसिटी ऑफ ए कलर है ना वो भी क्या होएगी, इंक्रीज होएगी, ठीक है। तो ये थे 4-5 पैरामीटर्स है कि है ना जो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं अगर आयनिक बॉन्ड में, तो उससे अफेक्ट होने वाला मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीज होना, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट और वाटर में डिक्रीज होना, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज होना, एसिडिक नेचर का इंक्रीज होना और इंटेंसिटी ऑफ ए कलर का इंक्रीज होना। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जो सारे चीजें हैं अफेक्ट होती है कोवलेंट कैरेक्टर के आयनिक बॉन्ड में इंक्रीज होने से, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ है ना क्वेश्चंस देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवलेंट कैरेक्टर। लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, KCl है, रुबिडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है। यहाँ पे एनाइन सब में सेम है, मतलब एनाइन कांस्टेंट है। यहाँ पे कैटाइन की साइज वेरी कर रही है। ये देखो लिथियम प्लस है, फिर है ना सोडियम प्लस है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और ये सीजियम प्लस है ना। तो ये देखो कौन से फर्स्ट रो में है, लिथियम। तो अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। कैटाइन का साइज इंक्रीज होने पे क्या होएगा, जो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में होंगे, 1 में, 1 नंबर कंपाउंड में, फिर दूसरे नंबर 2 इसमें होंगे NaCl में, फिर देन KCl में, फिर रुबिडियम क्लोराइड में, एंड सबसे लिस्ट किस में होंगे, सीजियम क्लोराइड में सबसे लिस्ट है ना परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl, NaF, NaBr और NaI, इनमें है ना परसेंट जो कोवलेंट कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो है ना देखो कैटाइन तो यहाँ पे सब में सोडियम प्लस आयन है, और एनाइन क्या हो रहा है, FCl, Br और I। तो है ना कैटाइन का जितना ज़्यादा, एनाइन का जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा, एनाइन का साइज जितना ज़्यादा होगा उतने ही क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रहेंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा है, एनाइन का, NaI का है। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में रहेंगे, 4 नंबर में। फिर उसके बाद में ब्रोमाइड का साइज आएगा, तो फिर उसके बाद में 3 नंबर कंपाउंड में रहेंगे। फिर उसके बाद में क्लोराइड का साइज ज्यादा होगा, और सबसे लिस्ट साइज किसका होगा, फ्लोराइड का होगा। तो सबसे जो लिस्ट है ना कोवलेंट कैरेक्टर किस में होंगे, NaF में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl, MgCl2 और AlCl3, ठीक है। तो Na प्लस है, Mg+2 है और Al+3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनाइन तो सब में क्लोराइड है, और जो कैटाइन है उस पे है ना +1 चार्ज है, +2 मैग्नीशियम में +2 है और एल्यूमिनियम में +3 है। कैटाइन पे अगर जो चार्ज इंक्रीज होता जाता है, मतलब उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर AlCl3 में होंगे, फिर उसके बाद में MgCl2 में, और सबसे कम NaCl में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4 एंड PCl5, इनमें है ना कोवलेंट कैरेक्टर को के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए कोवलेंट कैरेक्टर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो एनाइन तो सब में क्या है, क्लोराइड है, और कैटाइन कौन सा है, Na+ है, Mg+2 है, Al+3 है, Si+4 है, एंड फॉस्फोरस से +5 चार्ज है। तो मतलब क्या हो रहा है, कैटाइन पे जितना ज़्यादा चार्ज होएगा, जितनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी, उतने ही ज़्यादा उसमें क्या रहेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रहेंगे 5 नंबर कंपाउंड में, फिर उसके बाद में 4 नंबर में, फिर 3 नंबर में, फिर 2 नंबर में, और फिर 1 नंबर में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये है NaF है ना। यहाँ पे देखो कैटाइन तो सब में क्या है, सोडियम है। अब एनाइन की बात करते हैं तो F- है, O-2 है, N-3 है। एनाइन पे जितना ज़्यादा चार्ज होएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा उसका साइज होएगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होंगे, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर रहेंगे। तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा Na3N में रहेंगे, फिर उसके बाद में Na2O में, और सबसे लिस्ट रहेंगे NaF में। नेक्स्ट है AgI, NaI, CuI और Ki। तो यहाँ पे देखो ये वाले है ना सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले AgI है और CuI है, ठीक है। अब एक चीज ये और ध्यान रखना कि 3D से 4D और 5D 4D से 5D की तरफ है ना, मतलब ये जो है ना 3D से 4D सीरीज और 4D से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं ना, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ ए कैटाइन क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कैटाइन की इंक्रीज होती जाती है। तो इन दोनों से देखो, इन जो NaI और KI से तो है ना, इन दोनों की जो सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है AgI और CuI की ज़्यादा होएगा, लेकिन ये दोनों सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले, लेकिन जब इनकी आपस में कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे देखो AgI कौन सा है, 4D सीरीज का है, और CuI कॉपर कौन सी, 3D सीरीज का है। तो सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, 1 नंबर में रहेगा।
सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर 1 नंबर में रहेगा, फिर उसके बाद में 3 नंबर में रहेगा। और जब है ना सेकंड और फोर्थ की कंपैरिजन करते हैं तो देखो यहाँ पे है ना एनाइन तो सब दोनों में आयोडाइड ही है, लेकिन यहाँ पे देखो सोडियम है और ये पोटेशियम है। सोडियम का जो साइज क्या होता है, कम होता है, और पोटेशियम का साइज ज्यादा होता है। तो कैटायन का जितना कम साइज रहेगा उतना ही क्या होगा, उसका कोवलेंट करेक्टर बॉन्ड में उतने ही ज्यादा होंगे। तो फिर होएगा 2 नंबर का, और फिर सबसे लिस्ट 4 नंबर का होएगा। ठीक है, तो ये है ऑर्डर कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया कोवलेंट जो करेक्टर आएगा उसका जस्ट रिवर्स, क्योंकि कोवलेंट करेक्टर के मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा कोवलेंट करेक्टर रहेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम होगा। जैसे NaF है, CuCl है, NaCl है, तो सबसे ज्यादा तो किस में रहेगा, ये देखो सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर तो किस में रहेंगे, 2 नंबर में रहेंगे। फर्स्ट और थर्ड की जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखो कैटायन तो दोनों में सेम है, लेकिन एनाइन यहाँ पे फ्लोराइड है और यहाँ पे क्लोराइड है। तो एनाइन का साइज जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा कोवलेंट करेक्टर रहेंगे, तो 3 नंबर में ज्यादा कोवलेंट करेक्टर रहेंगे देन द 1। ठीक है, ये तो हो गया कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर हो गया। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोवलेंट करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा, फर्स्ट का रहेगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट नंबर का रहेगा, फिर थर्ड का रहेगा, और सबसे लिस्ट किसका रहेगा, सेकंड का रहेगा। पहले फर्स्ट का, फिर थर्ड का, और सबसे लिस्ट सेकंड का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे बताना है। देखो सब में एनाइन कौन सा है, क्लोराइड है। कैटायन वेरी कर रहा है। कैटायन का साइज देखे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, सब पे है ना ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबकी +2 है। और यहाँ पे देखो जो कैटायन है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। कैटायन का साइज इंक्रीज होने पे क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर डिक्रीज होता है। और कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया कोवलेंट करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोवलेंट करेक्टर के ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर आएगा उसका जो रिवर्स होएगा ना, वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होएगा। तो सबसे ज्यादा 5 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, और फिर 1 नंबर का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए इंटेंसिटी ऑफ ए कलर, है ना। इंटेंसिटी ऑफ ए कलर क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवलेंट करेक्टर के। तो कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कैटायन तो सब में Ag+ है, यहाँ पे वेरी कर रहा है एनाइन। एनाइन का साइज जितना ज्यादा होएगा उतने ही ज्यादा कोवलेंट करेक्टर रहेंगे। तो सबसे ज्यादा तो देखो आयोडाइड बड़ा है, तो सबसे ज्यादा 2 नंबर का, फिर उसके बाद में 4 नंबर का, फिर उसके बाद में 3 नंबर का, और फिर सबसे लिस्ट 1 नंबर का। तो ये हो गया कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर हो गया। और यही क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ए कलर का ऑर्डर होता है। तो यही इंटेंसिटी ऑफ कलर का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो जो कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर का, है ना। जो कोवलेंट करेक्टर परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक नेचर के। जो चीज एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी वो बेसिक नेचर के क्या होएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी। ठीक है, बेसिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी। तो क्या पहले क्या है कि कोवलेंट करेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, फिर उसका क्या होगा, उल्टा होएगा ना, वो बेसिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ना आयनाइन तो सब में सेम है, और जो कैटायन है, कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कोवलेंट करेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, कोवलेंट करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम, मतलब एनाइन कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कोवलेंट करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। बेसिक नेचर क्या कोवलेंट करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो गया, 4 3 2 1 हो गया। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर। ये हो गया इनका बेसिक नेचर का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब हो गया कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर लिखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ना एनाइन तो सब में ऑक्साइड है, मतलब कांस्टेंट है। कैटायन वेरी कर रहा है, मैग्नीशियम +2, जिंक +2, P2O5। ठीक है, Cl2O7 एंड K2O। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2O7 की है। तो सबसे ज्यादा तो है ना किसमें आयन जो कोवलेंट करेक्टर किसके रहेंगे, सबसे ज्यादा तो 4 नंबर के रहेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फिर किसका रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। देन है ना इसमें देखो अगर है ना फर्स्ट और सेकंड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन ये वाला जो जिंक है वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ठीक है, तो इसका क्या होएगा, जो जेड इफेक्टिव होगा वो ज़्यादा होएगा, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं, इसी कारण उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट कम होता है। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है,
जेड माइनस सिग्मा। अगर ये सिग्मा डिक्रीज होएगा तो जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज होएगा ही, ठीक है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कम होता है डी ऑर्बिटल्स का, तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होएगा। तो जो जिंक ऑक्साइड है ना, इसका क्या होएगा, इनर्ट पेयर के कारण जिंक जेड का क्या होएगा में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे, फिर एमजीओ में रहेंगे और सबसे लिस्ट है ना K2O में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे एसिडिक नेचर की बात करी जा रही है, तो जो है ना ऑर्डर कोवलेंट कैरेक्टर का आया है वही क्या होगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर होगा। तो यही क्या है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ए कलर, मतलब जो कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होगा वही इंटेंसिटी ऑफ ए कलर का ऑर्डर होएगा। अब ये देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी है ना, अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, जो कैटायन होता है उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा, 3 नंबर का, फिर उसके बाद में 2 नंबर का कैडमियम का, और फिर मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो सबसे ज्यादा तो HGS का, फिर कैडमियम सल्फाइड का और फिर जिंक सल्फाइड का। तो ये तो हो गया कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया, और यही क्या होता है, होगा इंटेंसिटी ऑफ कलर का ऑर्डर होएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ ए कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, मतलब सबसे पहले तो हम इन्हें है ना कोवलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, और वही क्या होगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर होगा। तो देखो यहाँ पे इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस वाले में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे ज्यादा तो 4 नंबर का, फिर 7 नंबर का, फिर 3rd नंबर का, फिर देन 6 नंबर का, फिर 2nd नंबर का, फिर 5 नंबर का, और देन सबसे लिस्ट 1 नंबर का। ये क्या ऑर्डर हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया। और यही जो ऑर्डर होगा ये किसका होएगा, परसेंटेज, यही ऑर्डर किसका होएगा, एसिडिक नेचर का ऑर्डर होएगा। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होएगा, जो परसेंटेज ऑफ ए कोवलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। तो जो परसेंटेज ऑफ ए कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आएगा उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि लिथियम ऑक्साइड है, अब यहाँ पे देखो ये ऑक्साइड तो क्या जो एनायन है वो तो कांस्टेंट है, और कैटायन का क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैटायन के लेफ्ट टू राइट जाने पे है ना, कैटायन की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैटायन की साइज इंक्रीज हो रही है, इसी कारण क्या होएगा, जो है ना कोवलेंट कैरेक्टर क्या होएंगे, डिक्रीज होएंगे। कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होएंगे। कोवलेंट कैरेक्टर का डिक्रीज होने का मतलब हो गया बेसिक नेचर का इंक्रीज होना। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, 5 नंबर रहेगा, फिर 4 नंबर रहेगा, फिर 3 नंबर रहेगा, फिर 2 नंबर एंड देन 1 नंबर। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक नेचर। यहाँ पे भी देखो सेम है, और एनायन तो सब में एक ही है, कांस्टेंट है, मतलब ऑक्साइड O-2 है, और है ना कैटायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैटायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। नहीं, एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछ रहा है क्या यहाँ पे, हाँ। तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब हो गया एसिडिक नेचर भी डिक्रीज हो रहा है। एसिडिक नेचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर बेरिलियम ऑक्साइड का, फिर कैल्शियम ऑक्साइड का, फिर स्ट्रांसियम ऑक्साइड का, और फिर बेरियम ऑक्साइड का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर हैलाइड्स, है ना। हैलाइड्स के लिए कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होने पे क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होएगा, और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने पे क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होएगा। अब यहाँ पे है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए POH, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन। इससे पहले एक बार आप ये चीज समझ लीजिए, है ना। एसिडिक नेचर क्या होती है, H+ आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो है ना एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। POH की कंसंट्रेशन के इनवर्सली, OH की कंसंट्रेशन के, है ना, OH- आयन की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एसिडिक नेचर। और Kb जो है ना बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, Kb उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अब देखो पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H+ आयन, ठीक है। अब जो जो प्रॉपर्टीज इस H+ आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वही प्रॉपर्टीज क्या होगी इस पीएच के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। क्यों, इन दोनों के बीच में नेगेटिव का रिलेशन है। तो एसिडिक नेचर पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। के पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ Ka।
तो जो जो प्रॉपर्टीज के के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी वो पी के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगी। तो एसिडिक नेचर पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब जो POH क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ ए OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। अब जो प्रॉपर्टीज OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगी वो क्या होएगी, POH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी आपस में नेगेटिव का रिलेशन है। तो जो एसिडिक नेचर होगा वो POH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। और PKB क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ ए KB। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज KB के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगी वो PKB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। तो एसिडिक नेचर PKB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। इस तरह से आप ये चीज ध्यान रख सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे देखिए POH के है ना ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब यहाँ पे हमें एसिडिक नेचर के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एसिडिक ऑर्डर का एसिडिक नेचर का मतलब हो गया कोवलेंट जो करैक्टर है उसी के ऑर्डर में हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो देखो NaCl, MgCl2, AlCl3, FpCl5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो है ना एनायन तो सेम है और केटायन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रही है। तो मतलब इसमें कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होएगा। तो सबसे ज्यादा 4 नंबर का जहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन है, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का एंड देन 1 नंबर का हो गया। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए कोवलेंट करैक्टर। कोवलेंट करैक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे कैटाइन तो सब में क्या है, हाइड्रो H+ आयन है, और जो एनायन क्या है यहाँ पे F- है, N-3 है, -2 है और -4 है। तो सबसे ज्यादा तो एनायन का साइज किस में ज्यादा है, 4 नंबर में, फिर उसके बाद में 2 नंबर में है ना -3, और फिर उसके बाद में किस में है भाई, जितना ज्यादा एनायन का साइज होएगा उतना ही ज्यादा कोवलेंट करैक्टर रहेगा, फिर 3 नंबर में और फिर 1 नंबर में है। तो ये हो गया कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मतलब जो कोवलेंट करैक्टर का उल्टा ऑर्डर है ना। तो कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कोवलेंट करैक्टर 3 नंबर में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पे फिर 2 नंबर में और फिर 1 नंबर में। ये तो किसका ऑर्डर हो गया, कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर हो गया। लेकिन हमें तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देना है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होएगा, कोवलेंट करैक्टर का उल्टा होएगा। तो सबसे ज्यादा तो किसका होएगा, 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का और फिर 3 नंबर का। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फाजान्स रूल एंड एक तो डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और जो कोवलेंट बॉन्ड था उसमें आयनिक करैक्टर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लास्ट 2 लेक्चर से। तो ये जो है ना मतलब कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है 3 लेक्चर्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरह के केमिस्ट्री इजी वे में सीखने के लिए चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।